अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आखिरी दफ़ा हमने क्या देखा था? हमने हाँ, माई एसक्यूएल और पीएचपी को मिला के हमने एक डेटाबेस, सैम्पल डेटाबेस ले ली थी। उसमें हम डाटा एंटर कर रहे थे, डाटा रिट्रीव कर रहे थे। तो अगर उस लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है, किसी ने प्रैक्टिस की हो, कुछ समझ ना आई हो, तो वो पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, आज हम वर्डप्रेस की थीम्स को देखेंगे। हमने थीम इंस्टॉलेशन देखी हुई है मेरे ख्याल में। तो हम देखेंगे कि थीम, हमने ये भी देख लिया था कि कहाँ से मिलती है, किस तरह की थीम्स होती हैं। तो हम ये देखेंगे कि थीम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कौन सी फाइलें क्या काम कर रही होती हैं थीम में, ताकि अगर हम खुद से थीम बना सकें तो वो किस तरह से हम उसको यूजफुल। अच्छा जी, अच्छा जनरल में देख लेता हूँ क्वेश्चन आए हो तो। अच्छा ये तो है। अच्छा देख लेंगे। किसी के कोई क्वेश्चन पिछले लेक्चर से रिलेटेड? चलें फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, हमने आखिरी दफा जो बात की थी ना, वो बात की थी वर्डप्रेस थीम्स के ऊपर। ठीक है, तो हमने एक ये थीम फॉरेस्ट का स्टोर भी देखा था, जहां से अब प्रोजेक्ट्स किस तरह के होते हैं। मैं अगर फाइवर पर जाकर आपको बता सकूं, तो यूजुअली क्या होगा, आपके पास कोई क्लाइंट आएगा। काफी सारे के कस्टमर होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, वो कहेगा कि मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, या कोई क्लाइंट आएगा वो कहेगा कि मैंने कॉर्पोरेट वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, मैं आपको वर्डप्रेस के अंदर सोल्यूशन दे देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ यहीं से देख लेते हैं वर्डप्रेस एंड सी वेबसाइट बिल्डर। सही, वर्डप्रेस पे चले जाते हैं। ठीक है, फुल वेबसाइट क्रिएशन पे चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखा, आई विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन और ब्लॉग। आई विल डिजाइन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, तो किसी भी, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट बनानी, तब भी आप इसी गिग को लेंगे। अगर आपने कॉर्पोरेट से वेबसाइट बनानी है रिलेटेड, तब भी आप इसी लिंक को लेंगे। अगर आपने अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो बनवाना है किसी से, ठीक है, तभी आप इस तरह की कह लें कि गिग के ऊपर आएंगे। अच्छा, अब गिग के ऊपर आगे आपने ऑर्डर कर दिया है, तो अब क्या चॉइस है? ठीक है, अब दो चॉइसेस होती हैं। या तो आप फुल कस्टम वेबसाइट बनवाएं। फुल कस्टम वेबसाइट के आप देखेंगे कि अब 400 जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे ना, वो कह लें कि वो थीम के बगैर होंगे। ठीक है, अंडर 400 जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो थीम के साथ होंगे। इसका क्या मतलब है कि आप कोई थीम परचेज करवाएंगे कस्टमर से, और फिर आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह करके कस्टमर की होस्टिंग के ऊपर लाइव करवा देंगे उसे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आया था पोर्टफोलियो के लिए, या कह लें कि हमारे पास ई कॉमर्स के लिए आया था कोई, ठीक है, तो हम ई कॉमर्स वाली थीम खोल लेंगे। कॉर्पोरेट के लिए आया था, कॉर्पोरेट वाली थीम खोल लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी कैटेगरी, उसने जिस कैटेगरी की भी वेबसाइट बनानी थी, आप उसको यहाँ से थीम्स ब्राउज कर लेंगे। थीम ब्राउज करके उसको कोई थीम सजेस्ट करेंगे। यूजुअली यहाँ पे मैक्सिमम $75 की और उससे कम आपको थीम मिल जाती है। ठीक है, काम पे डिपेंड करता है, थीम के उस टाइप पे डिपेंड करता है किस तरह की थीम है। काफ़ी काफ़ी कम्प्लेक्स थीम भी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको शायद एजुकेशन की थीम्स दिखाई थी या नहीं दिखाई थी। जिस तरह के पूरे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे बनने हुए आपको मिल सकते हैं। ये WPLMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, तो इसका अगर हम डेमो देखें, तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारी कम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज। लेकिन जो यूज़र होता है ना, उसको एग्जैक्टली डेमो की तरह वेबसाइट नहीं चाहिए होती।
ठीक है, उसने कुछ चीजें बीच में चेंज करनी होती हैं, कुछ चीजें कस्टमाइज करवानी होती है, तो उसको आपको पता चलना चाहिए कि जो आपके पेजेस हैं या जो थीम्स हैं वो किस तरह से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कोर्सेज आ गए। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं चाहता कि ये वाले जो कोर्सेज के अंदर ये जो चीज़ है रेटिंग्स रिव्यूज कितने लोगों ने इसमें एनरोल किया ये यहाँ पे आ जाए, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे। ठीक है, ऑथर का नाम यहाँ पे है, इस साइड में है जहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कस्टमाइजेशन में आ जाता है। ठीक है, तो अब ये कस्टमाइजेशन वही बंदा कर सकता है जिसको थीम का पता हो कि थीम किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, अब ये एक और पेज आ गया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज़ चेंज करनी है, कितने काफ़ी सारे प्लगइन्स इसके अंदर काम कर रहे होंगे। तो ये वाली सारी चीज़ आप तभी कर सकते हैं जब आपको थीम का पता हो। ठीक है, तो आपने थीम खरीद ली, थीम खरीद के आपने इंस्टॉल करवा ली, लेकिन आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि थीम कस्टमाइज कैसे करना है, कौन सी चीज़ कहाँ से काम कर रही है, ये बटन कहाँ से आ रहा है, ये पेज अगर मैंने कस्टमाइज करना है ये वाला बैक एंड से, तो वो कहाँ से मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। एक तो फ्रंट एंड की कस्टमाइजेशन होती है ना, एक बैक एंड की होती है कि ये स्टार वाली रेटिंग है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसका मतलब खाली एक स्टार नजर आए, वो कितना फिल है उसकी बेसिस के ऊपर यहाँ पे रेटिंग नजर आए। ठीक है, काफी बहुत सारी कस्टमाइजेशन आपसे मांगेगा आपका जो क्लाइंट है। ठीक है, वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको थीम का पता हो कि थीम कैसे काम करती है। ठीक है, तो हम देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर के थीम हमारी हम हमने यूजुअली लास्ट टाइम हमने ओशन डब्ल्यूपी, मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने करवाई थी, तो दोबारा मैं थीम इंस्टॉल करवा लेता हूँ आपसे कोई एक। हम देख लेते हैं मेरे पास कौन सी पड़ी थी। अच्छा, या आप ही को लोगों को इंस्टॉल करवाएंगे सारी, चला लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? चलें, जब तक ये खुलता है, ये खुल जाना चाहिए, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये हमने एक डेमो थीम इंस्टॉल की हुई है। इसकी एडवांस पैनल पे जाते हैं। स्टोर्स भी आपको काफ़ी तरीके के मिल जाएंगे, थीम्स भी काफ़ी तरीके के मिल जाएंगे। यूजुअली आपको क्लाइंट भी कह सकता है कि मेरी पर्सनल फेवरेट थीम ये है, मैं इस थीम के कह लें बैक एंड से कंफर्टेबल हूँ, तो आप इस थीम को मॉडिफाई कर दें मेरे काम के लिए। ठीक है, तो वो भी आपको करना पड़ सकता है। तो हम इसलिए थीम का बेसिक स्ट्रक्चर ही देख लेंगे, ताकि अगर हमने कल को अपनी थीम भी बनानी हो तो हम अ, किस तरह से उसको बना सकते। ठीक है, चलें जी, हम शुरू करते हैं फिर। अच्छा, बल्कि पहले एक मैं आपको ना अपनी थीम बना के दिखा देता हूँ। एक जल्दी से हम एक काम करते हैं। अपनी थीम बनाने पहले इसको देख लें। पहले मैं आपको एक अपनी थीम बना लेते हैं इसी इसी के ऊपर ना, जो ये हमारी है ईआर ऑनलाइन है, क्या नाम है इसका? ठीक है, कोई भी आपकी इंस्टॉलेशन है उसमें आपने अपनी थीम अगर बनानी है तो वो किस तरह से बनानी है। पहले ये देख लेते हैं ताकि आपको जो अगली बातें करनी है ना मैंने वो समझ आ जाए। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ईआर डेमो देख लो पहले।
हाँ, इसमें कर लेते हैं, मेरे ख्याल में इसमें हमने कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इसमें हम अपनी थीम बनाते हैं, डेमो बनाते हैं। ठीक है, मैं समरी भी लिख देता हूँ। summary, कौन सा लेक्चर है हमारा? 35 होता है, 36 है। अच्छा, अब वर्डप्रेस की थीम हम बनाएंगे। मैं इसलिए ये एक्सरसाइज करवा रहा हूँ ताकि जब आगे हमने ये लेक्चर लेना है, तो इस लेक्चर में ना फाइल्स डिस्कस होंगी कि कौन सी फाइल्स किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो तब आपको अंडरस्टैंडिंग हो के फाइल हमने कौन सी फाइल क्या काम कर रही होगी। ठीक है, तो ये हम शुरू करते हैं अभी। तो आपके पास वर्डप्रेस तो इंस्टॉल होगी, कहीं पे भी कोई भी वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी, तो आपने क्या करना है, डब्ल्यूपी कंटेंट के फोल्डर में जाना है और थीम्स के फोल्डर में जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास पहले से ही थीम्स बनी हुई है। ठीक है, चाइल्ड थीम मैंने करवा दी आपको, या ये प्लगइन से बनी होगी? हम्म, ये प्लगइन से बनी हुई चाइल्ड थीम है। ठीक है, किसी हो सकता है किसी ने क्वेश्चन किया। चलें, अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे ना, अगर तीन थीम्स हमारे पास इस वक्त एक्टिव हैं, या चार कह लें अगर एक चाइल्ड थीम को भी मिला लें, तो अगर मैं किसी भी एक थीम को खोलूँ तो आपको काफ़ी सारी फाइल्स नज़र आएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम भी देखेंगे कि अगर हमने थीम बनानी है, और ये हमने यही देखना है कि कौन सी फाइल क्या काम कर रही है, इतनी सारी फाइलों की क्या ज़रूरत है जब हम एक ही इंडेक्स डॉट पी एच पी के फाइल से सारे काम कर सकते हैं। तो थीम ने यही काम करना होता है ना कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि लुक एंड फील हमारी किस तरह से आए, किस तरह से चेंज हो। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले नया थीम बनाने के लिए इसी थीम्स के फोल्डर में आपने क्या करना है, नया फोल्डर बना लेना है। ठीक है, आप नया फोल्डर बना लें, उसको अपना नाम दे दें थीम का, माई थीम नाम दे देते हैं हम। ठीक है, ये मैं साथ लिखता जाता हूँ। डब्ल्यू पी कॉन्टेंट का फोल्डर होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये थीम्स थीम्स कर लेते हैं। अच्छा, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में जाना है, डब्ल्यूपी कंटेंट के फोल्डर में थीम्स का फोल्डर होगा। वहां पे अपने नया फोल्डर बनाना है, और जो आपने थीम का नाम रखना है ना, वही नाम इस फोल्डर का रखना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फोल्डर का नाम माई थीम रखूँ, तो अब मैंने अपने फोल्डर का नाम माई थीम रख दिया। अच्छा, अब किसी भी थीम के लिए तीन फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सबसे पहली पहली फाइल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो है
इंडेक्स डॉट पीएचपी, दो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फंक्शंस डॉट पीएचपी असल में जब आपका कोई फंक्शन होगा तभी चलेगी, अगर कोई फंक्शन नहीं है तो उसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने दो फाइल बना ली है, स्टाइल डॉट सी एस एस और इंडेक्स डॉट पीएचपी। ठीक है, अपने थीम के अंदर। अच्छा, इसको ऐसे स्टाइल डॉट सी एस एस और दूसरी कौन सी थी, इंडेक्स डॉट। ठीक है, ये दो फोल्डर आपने बना देने। अब आपने क्या करना है, अब आपने अब यहाँ पे देखेंगे ना तो शायद आपको नजर आ जाए थीम, इसको यार डेमो एडमिन पैनल लॉग इन करते हैं। पेरेंट्स में जाएं, थीम्स में जाएं। अच्छा, तो ये आपको माई थीम नजर आ गई वैसे। ठीक है, लेकिन अभी ये मेरे ख्याल में अपडेटेड है वर्डप्रेस का वर्जन, इसलिए आपको इस तरह नजर आ रहा है। लेकिन अब हमने एक काम और करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, आप बेशक स्टाइल डॉट सी एस एस खोल लें आप। ठीक है, और इसके कमेंट सेक्शन में हमने लिखना होता है, थोड़ी सी चीजें डालनी होती हैं। ठीक है, इस तरह से हम कमेंट सेक्शन में डालते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है थीम नेम और माई थीम नाम है इस थीम का, ये हमारा थीम नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ऑथर लिख सकते हैं, अपना नाम लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऑथर यूआरएल लिख सकते हैं, वर्जन लिख सकते हैं 1.4 लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये अगर आपने देखना हो तो आप क्या करें, आप कोई और थीम उठा लें, 2021 उठा लें, इसकी स्टाइल डॉट सी एस एस खोल लें। ठीक है, अब हर जो भी स्टाइल डॉट सी एस एस खोलेंगे ना वहां पे आप देखेंगे कि ये शुरू में बिल्कुल शुरू में कमेंट्स के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई होती। ठीक है, अब ये चीजें क्या बता रही होती हैं, इसका थीम नेम है 2021, इसका थीम नेम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई थीम, इसका थीम नेम है। ठीक है, ये बेशक नाम डाल। ठीक है, थीम यू आर आई, या कहाँ पे आपने होस्ट किया हुआ है, अगर आपका पब्लिश हुआ हुआ है कहीं पे थीम यू आर आई तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऑथर यू आर आई, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हमने नहीं लिखी वो लिख देते हैं। दिस इज ए डेमो थीम। ठीक है, और इस तरह की चीजें आ जाती हैं आपके पास, टेस्टेड अप टू दिस रिक्वायर्स PHP 5.6। ठीक है, तो ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, टैग्स आ जाते हैं, लिस्ट में आ जाती है, लाइसेंस आ जाता है कि फ्री लाइसेंस है या पेड लाइसेंस है। ठीक है, तो ये वाली चीजें आप ऐड कर सकते हैं, और ये वाली इसको ऐड करने का फायदा क्या होगा कि यहाँ पे देखें, ये हमने 2021 खोली थी ना, अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ, इसकी थीम डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें काफी सारी आपको ये टैग्स भी नजर आ रहे हैं, इसके नाम भी नजर आ रहा है, वर्जन भी नजर आ रहा है, ऑथर का नाम भी नजर आ रहा है। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है। ठीक है,
यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो अभी कुछ भी नहीं नजर आ रहा क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, अभी लिख लिया मैंने, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखते हैं हमारे पास। अच्छा, अब इसको थीम डिटेल्स में देखता हूँ। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन तो इसने उठा लिया, ऑथर मैंने शायद स्पेलिंग नहीं सही लिखे। चलें, इसको बाद में देख लीजिएगा क्या मसले आ रहे हैं। ऑथर और वर्जन के स्पेलिंग ने ठीक लिखे, बाकी उसने उठा ली हैं चीज़ें। और आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह या जो भी आपने लिंक्स वगैरह देने आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। एट द बिगिनिंग, ठीक है, ये आपने कर लेना है। तो अब हमारे पास क्या हो गया। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास रहेगी कि ये हमारे पास ना थीम की ये नहीं आ रही, कह लें बाकी सारे थीमों की इमेज आ रही है, हमारे पास इस थीम की इमेज नहीं आ रही। तो इस थीम की इमेज के लिए ना आप कोई भी इमेज ले लें। फॉर एग्जांपल अब मैं इसी का इमेज ले लेता हूँ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ MS पेंट में। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। इसका नाम हम रखते हैं screenshot.png। इसको प्लेस कर देते हैं। अच्छा, अब ये आपने screenshot.png के नाम से कोई भी फाइल रखेंगे ना आप, यहाँ पे बढ़िया। अच्छा जी, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अपनी ये जो माई थीम बनाई थी इसमें ये screenshot.png रख देनी है। ठीक है, अब इसमें जो भी फाइल हो, अभी तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया ना अपनी सिंपल, तो आपने जो भी अपना थीम की ब्रांडिंग वगैरह जो भी आपने रखनी है वो उसका नाम क्या रखेंगे आप, screenshot.png, तो वो यहाँ पे इस तरह नजर आने लग जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं थीम डिटेल्स खोलता हूँ तो ये स्क्रीनशॉट आ जाएगी और बाकी सारी डिटेल्स राइट साइड के ऊपर। तो ये भी लिख देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अभी नहीं पोस्ट करने से इसको एडिट करना है, अभी एडिट कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, अब ये तो हो गया काम। ठीक है, अभी मेरी जो थीम है वो इस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें कोई कह लें कि ख़ास बात नहीं है अभी तक। सॉरी, ये है 2021। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो अब देखें अब क्या नज़र आएगा मुझे। अब मुझे क्या नज़र आना चाहिए वैसे। मेरी थीम में क्या पड़ा हुआ है अभी, एक style.css पड़े हुए, और वो फाइल आप कह लें कि उसमें खाली डिस्क्रिप्शन सी लिखी हुई है,
और वो वैसे खाली है, ठीक है। दूसरी इंडेक्स डॉट पीएचपी है, वो तो बिल्कुल ही खाली है, उसको तो मैंने खोला भी नहीं अभी, ठीक है। तो मुझे क्या नजर आएगा अभी? बाकी अगर मैं थीम चेंज करता हूँ, पहले मैं और थीम 2020 कर लेता हूँ, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। तो अब मुझे क्या नजर आना चाहिए? मुझे ये अनटाइटल्ड की एक पोस्ट है, एक हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट है, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब मैंने थीम चेंज की है 2020 की, ठीक है। तो एक अनकैटेगराइज्ड की पोस्ट आ गई है, इसमें ये एक ये उसने पूरी पोस्ट दी हुई है, फिर एक हेलो वर्ल्ड की पोस्ट आ गई है, ठीक है। और आप देखें लेआउट चेंज हो गया। अच्छा, अगर मैं ये जो अभी मैंने थीम बनाई है इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास क्या आना चाहिए वैसे? कॉलन की स्पेस के बाद ऑर्थर मूव करके देखें। अच्छा, चलिए ये मैं करता हूँ। अम, हाँ, अब ये मैंने की है, थीम सेलेक्ट की है, तो अब क्या आना चाहिए? अब मेरे पास आएगा एक एम्प्टी स्क्रीन, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक पेज आएगा मेरे पास। ब्लैंक पेज क्यों आएगा? क्योंकि इंडेक्स डॉट पीएचपी में मैंने कुछ लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? थीम क्या कर रही होती है? थीम, जब भी मैं थीम चेंज करता हूँ तो वो थीम क्या करती है? अब फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा ये कर लेता हूँ 2021, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो असल में थीम कर क्या रही है? थीम कंटेंट फेच कर रही है डेटाबेस से कि मेरे मेन पेज के ऊपर क्या क्या नजर आना चाहिए, मेरे वेबसाइट का टाइटल क्या है, मेरे वेबसाइट की टैगलाइन क्या है, ठीक है। ये वेबसाइट का टाइटल है, ये वेबसाइट की टैगलाइन है। मेरी लेटेस्ट पोस्ट कौन सी, ये पोस्ट का पेज है ना हमने सेट किया हुआ, तो मेरी लेटेस्ट पोस्ट कौन सी है, कब पब्लिश हुई वो, उसकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। उसके बाद जितने भी पोस्ट है उसको डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद नीचे जो मेरा फुटर के अंदर विजिट एरिया है उसमें कौन कौन से विजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें थीम फेच कर रही है। अगर मैं थीम चेंज करता हूँ, जिस तरह से ये मैंने 2021 की थी, 2019, अच्छा ये 2019 कर लेता हूँ मैं अब। तो यहाँ पे देखें, जो कंटेंट है वो ज्यादातर सिमिलर रहेगा, ठीक है। अब ये देखें, ये उसने फेच क्या किया है? साइट का टाइटल, और ये उसने क्या फेच किया हुआ है डेटाबेस से? साइट की टैगलाइन, ठीक है। अगर हम नीचे जाएं तो वही एक अनकैटेगराइज्ड पोस्ट है, ठीक है, और एक हेलो वर्ल्ड की पोस्ट है, वो हमें नजर आ रही है, ठीक है। नीचे आप जाएंगे तो वो जो उसने विजिट्स एरिया में जो विजिट्स पड़े थे उसने उनको फेच कर ली, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कंटेंट पड़ा कहाँ पे हुआ है? ये कंटेंट पड़ा हुआ है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। हम जल्दी से देख लेते हैं। जिस तरह से ये पोस्ट है ना, एक अनकैटेगराइज्ड की, एक हेलो वर्ल्ड की है, ठीक है। मैं जाता हूँ इसमें, ये कौन सी वेबसाइट है? डेमो, या डेमो का नाम से पड़ा होगा डेटाबेस। अब ये डेटाबेस है, ठीक है, इसके अंदर काफी सारे टेबल्स हैं, वर्डप्रेस को चाहिए होते हैं काफी सारे टेबल्स, लेकिन जो आपका डाटा पड़ा होता है, जो आप पोस्ट बनाते हैं या आप पेजेस बनाते हैं, उन पोस्ट का भी और पेजेस का डाटा भी WP पोस्ट के अंदर पड़ा होता है। इसको मैं खोलता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसका अगर देखें, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिटेड और डिलीटेड, देन स्टार्ट राइटिंग इट, ठीक है। ये आपकी पहली पोस्ट है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कोई और पोस्ट थी, उसका सैंपल पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है। और मेरे ख्याल में उसका टाइटल हमने सेव नहीं किया हुआ, इसलिए वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो सारे का सारा आपका जो कंटेंट है, जिस तरह सैंपल पेज है, आप एक नई पोस्ट बनाए, उसका भी कंटेंट यहाँ पे आ जाए। तो थीम क्या करती है? थीम डेटाबेस से हमारी चीजें फेच करती है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी थीम करता हूँ अभी, तो हमने क्या किया इंडेक्स डॉट पीएचपी में? हमने कोई काम भी नहीं किया इंडेक्स डॉट पीएचपी में, ठीक है। तो इसलिए हमें कुछ नजर भी नहीं आ रहा इंडेक्स डॉट पीएचपी में। तो अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी में, हम लिख लेते हैं कुछ, चलिए तरीके से शुरू कर लेते हैं। डॉक टाइप एच टी एम एल फाइल है ना, यहाँ से हमारा HTML डॉक्यूमेंट शुरू होगा, ठीक है। फिर हमने क्या डालते हैं? हेड का टैग डाल लें, ठीक है। हेड के टैग के अंदर हमने कुछ लिखना है, रहने देते हैं अभी। हम लिखते हैं बॉडी के टैग में वन, और इसके अंदर लिख लेते हैं हम,
हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया H1 के अंदर। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया, हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट थीम। ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस के थीम का ये काम नहीं होता कि आप अपना कंटेंट बीच में डाल लें। वर्डप्रेस के थीम का ये काम होता है कि आप डेटाबेस से फेच करें कि यूजर ने क्या जिस जो पोस्ट डाली हुई है उनको फेच करें, जो पेजेस है उनको फेच करें, और आपने उनको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी में जो भी दिखाएंगे, अगर आप इस थीम को सिलेक्ट करते हैं आपको ये नजर आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये मेरी अपनी थीम थी, माई थीम। इसके अंदर इंडेक्स डॉट की फाइल में लिखा हुआ था मैंने हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट थीम, वो मुझे नजर आ रहा है। मैं अगर कोई और थीम करता हूँ, इसको 2020 को एक्टिवेट करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मुझे सही वो ई रोजगार का टाइटल और जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट और जो पोस्ट है वो मेरे पास मुझे नजर आ रही है। ठीक है, ये पोस्ट का टाइटल डाल लेते हैं। हमने टाइटल क्यों डाला हुआ दूसरी पोस्ट का, इसको एडिट करते हैं। टाइटल डाल लेते हैं द पोस्ट कर ले। ठीक है, अब हम होम पेज पे जाते हैं तो आपको इस तरह से नजर आएगा। अगर मैं दोबारा अपनी थीम पे आ जाऊं, इसको मैं एक्टिवेट करूं, तो अब जो मेरी थीम कहेगी दिखाने को, तो वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये काम हो गया। हाँ बिल्कुल सही है, एम्प्टी पेज नजर आएगा। अच्छा अब ये काम हो गया, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाने से पहले कि हमने यहाँ पे क्या दिखाना है, डेटाबेस से डाटा किस तरह से फेच करना है, वर्डप्रेस का लूप क्या होता है, हम ना थोड़ी सी यहाँ पे देखेंगे कि और फाइल्स होती हैं और मैं इनको कैटेगराइज कर सकता हूँ। आपने देखा होगा कि अगर मैं कोई और थीम खोलता हूँ, अब ये थीम है मेरी एक ही फाइल है index.php, मैं कोई और थीम खोलता हूँ 2019 खोल लेता हूँ, वहां पे देखें आप फाइलों का ढेर लगा पड़ा हुआ है। ये देखें एक हेडर की फाइल है। ठीक है, इसमें क्या है, द हेडर ऑफ अवर थीम। ठीक है, यहाँ से देखें डॉग टाइप HTML, ये यहाँ से शुरू कर रहा है। इसका क्या मतलब है, हेड का टैग है यहाँ पे, बॉडी का टैग है यहाँ पे, कि मेरी पहली फाइल जो है वो index.php नहीं है, ये header.php है। ठीक है, और इसी तरह से आपको यहाँ पे footer.php नजर आएगी। ठीक है, footer.php आप खोलेंगे तो यहाँ पे देखें div content \div से ये शुरू हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये फाइल पहले से कहीं से लिंक हो रही है। ठीक है, कि ये कंटेंट का div टैग हमने खत्म किया है। ठीक है, और इसके एंड पे जाएंगे आप तो ये फुटर आ रहा है, फुटर खत्म हो रहा है। ठीक है, और ये पेज पेज का div टैग है, इसकी एंडिंग है। तो हम क्या करते हैं, हम भी ये देखते हैं कि ये हेडर और फुटर की फाइल्स क्या होती हैं और हम इसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम डाल लेते हैं, सिंपल सा टास्क है, एक फाइल बनाते हैं हम हेडर की, हेडर HEADER.php, और एक हम बना लेते हैं फाइल फुटर की। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये जो index.php में काम कर रहा था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हेडर और फुटर इंक्लूड किया हुआ होगा किसी तरीके से। तो ये जो काम है ये यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, हेड और डॉक टाइप HTML वाला, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और हम हेडर में रख देते हैं। ठीक है, और फुटर में क्या रखें, फुटर में भी हम रख देते हैं कुछ बॉडी टैग, हम यहाँ पे नहीं खत्म करते, बॉडी टैग हम
यहाँ फुटर में खत्म कर लेते हैं। अच्छा ये फुटर में यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। इससे पहले लिख लेते हैं हम के दिस इज माय फुटर, ठीक है। और हेडर में हम क्या लिखें, इसमें बंद कर देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज माय हेडर, ठीक है। अब मेरे पास तीन फाइल्स हो गई हैं, एक हेडर की, एक फुटर की और एक index.php। तो होना क्या चाहिए, पहले हेडर आए, फिर index.php का कोड आए, फिर फुटर आए, ठीक है। अगर मैं इसको चलाऊंगा अभी तो आप देखेंगे कि इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। खाली वही जो मैंने इधर लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट थीम, वही नजर आ रहा है। तो इस इन फाइल्स को हमने इंक्लूड करवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वर्डप्रेस ने हमें इसके बिल्ट इन फंक्शन दिए हुए होते हैं जिनकी मदद से हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP का कोड, ठीक है। हमने लिखना क्या है, हमने लिखना है WP गेट हेडर, नहीं गेट अंडरस्कोर हेडर, ठीक है। ये लिख लिया मैंने। और मैं इसके नीचे यहाँ पे लिख दूंगा जहाँ पे मैंने कंटेंट दिखाना है। अच्छा हेडर का पार्ट क्या होता है, जो यूजुअली सारे पेज के शुरू में आता है ना, इसलिए हम हेडर अलग ही रख लेते हैं कि क्योंकि हेडर ने तो सारे पेजेस, जितने भी पेजेस होंगे मेरे वेबसाइट के, उनमें उसने सेम तरीके से नजर आना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये हेडर रख लिया। तो जो भी मैं फाइल बनाऊंगा उसके अंदर मैं हेडर को इंक्लूड कर दूंगा, और वो इस तरह से मैंने इंक्लूड कर दिया हेडर। अच्छा दूसरी चीज क्या थी, हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट थीम, वो नजर आ गई मुझे, जो भी कंटेंट मुझे नजर आ रहा होगा। फिर कंटेंट क्लोज करने के लिए यूजुअली फुटर फुटर चाहिए होता है। अच्छा फुटर लिखते हैं गेट अंडरस्कोर फुटर आ गया। अच्छा अब ये क्या करेगा, ये हेडर आ जाएगा यहाँ पे ये फुटर को कॉल कर ले। गेट अंडरस्कोर फुटर ये वर्डप्रेस का फंक्शन है, ठीक है। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हम सर्च करते हैं गेट अंडरस्कोर हेडर, ये है क्या चीज असल में, ठीक है। तो ये देखें आप, आपको लिंक भी मिलेगा इसका developer.wordpress.org। ये गेट हेडर क्या करता है, यहाँ पे देखें, ये इसका फंक्शन बता देगा, फंक्शन के अगर कोई आर्गुमेंट्स हैं तो वो बता देगा, ठीक है। इंक्लूड्स द हेडर टेम्पलेट फॉर ए थीम और इफ ए नेम इज स्पेसिफाइड देन ए स्पेशलाइज्ड हेडर विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। तो वैसे ये क्या करता है, हेडर टेम्पलेट को इंक्लूड कर लेता है, जो भी हमारे थीम का हेडर टेम्पलेट होगा। नहीं तो अगर मैंने कोई स्पेशलाइज्ड हेडर बनाया हुआ तो उसको इंक्लूड कर देगा। स्पेशलाइज्ड हेडर के ऊपर हम बाद में जाएंगे, अभी के लिए हम देखते हैं कि सिंपल हेडर डॉट PHP को उसने इंक्लूड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें दिस इज माई हेडर हेलो वर्ल्ड दिस इज माई फर्स्ट थीम, ये आ गया। ये वाला कहाँ से आ रहा है कोड, ये आ रहा है हमारा इंडेक्स के अंदर तो नहीं लिखा हुआ ये वाला कोड, ठीक है। इंडेक्स के अंदर तो मैंने गेट हेडर, इसका मतलब है कि ये फाइल मैं कॉल कर रहा हूँ कहीं से, ठीक है। ये गेट हेडर आ गया। फिर ये मेरी इंडेक्स से की फाइल से कोड आया। फिर दिस इज माई फुटर, ये वाला कोड कहाँ से आया, ये वाला कोड आया फुटर डॉट PHP से, ठीक है। ठीक हो गया। यहाँ तक किसी के क्वेश्चन मेरे ख्याल में कोई होना नहीं चाहिए। अभी हमने कुछ किया ही नहीं, अभी हमने खाली चीजें देखी हैं। किसी की अंडरस्टैंडिंग में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ये हो गया, स्टाइल डॉट CSS हो गया। अच्छा अच्छा एक काम ये हो गया। दूसरा काम हमने क्या किया था,
अच्छा जी। तो ये हमने देख लिया अभी तक जो हमने काम किया था। हमने अपने कोड को कह लें कि सेगमेंटेड भी कर दिया एक तरीके से, हेडर और फुटर अलग भी कर दिया, और इंडेक्स की फाइल भी हमने बिल्कुल अलग से बना के रख ली। ठीक है, अच्छा यहाँ तक किसी के क्वेश्चन? ठीक हो गया। अच्छा ये मैं बंद कर देता हूँ एक्स्ट्रा जो मैंने टैब्स को, और हम यहाँ पे वापस आए थे। तो अब हमने ये देख लिया कि जो एक्स्ट्रा फाइल है असल में क्या होता है। असल में मेन फाइल जो है हमारी index.php है। जो एक्स्ट्रा फाइल जो उनका क्या काम होता है, वो मॉड्यूलर हमारे जो सेगमेंट्स बनाने के लिए या मॉड्यूलर बनाने के लिए हमारे वर्डप्रेस के थीम्स को एक्स्ट्रा फाइल काम आती है। कि अगर कोई सिनेरियो जिस तरह हेडर अलग पेजेस बनाते हैं और वो अलग पेजेस में कुछ और आता है, तो वो हम उसको उस सिनेरियो में देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी ये हो गया। अब हम देखते हैं कि हेडर आ गया, फुटर आ गया, लेकिन अगर मैं इसको कोई स्टाइल देना चाहूँ, ठीक है, यही होती है ना चीजें कि हेडर इमेज कोई भी कंटेंट आ गया, ठीक है, वो कंटेंट आ गया, लेकिन इस कंटेंट को मैंने स्टाइल करना है, तो वो कैसे करना है? अच्छा जी, तो स्टाइल हम क्या कहाँ पे करते हैं? स्टाइल हम स्टाइल डॉट सी एस एस पे करते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि हमारा H1 जो है इसको कोई क्या करेंगे, H1 को बॉर्डर दे दे, 2 पिक्सल, कि ये इसको बॉर्डर दे दें। ठीक है, और इसको क्या करें, इसका कलर भी चेंज कर दें थोड़ा सा, ताकि पता तो चले कि ये चली है हमारी प्रॉपर्टी या नहीं चली। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने लगा ली H1 की, H1 के ऊपर। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं कि क्या होता है। कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल है ये आई नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो स्टाइल डॉट सी एस एस अभी हम, वैसे ये प्रॉपर तरीका नहीं है स्टाइल डॉट सी एस एस का, लेकिन हम अभी इसको चला के देख लेते हैं चलाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूजुअली हम स्टाइल को इंक्लूड करना पड़ता है हमें। स्टाइल को हम किस तरह से इंक्लूड कर देते हैं? लिंक डाल के, स्टाइल शीट, ठीक है, और क्या होता था, एचरेफ होता था, इसमें क्या लिखते थे हम, स्टाइल शीट का एड्रेस। तो ये इंडेक्स की फाइल भी वहीं पड़ी हुई है और स्टाइल की फाइल भी वहीं पड़ी हुई है, ऐसे ही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टाइल डॉट सी एस एस, क्या होना चाहिए, इसको स्टाइल की फाइल उठा लेनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये स्टाइल की फाइल नहीं उठा रहा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये गौर से सुनिएगा बात, ताकि समझ आ जाए। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन सी फाइल इंक्लूड की है मैंने। कोई एक फाइल लिंक तो किया ना, कोई फाइल लिंक तो ही होगी, तो वो कौन सी फाइल लिंक हो रही है। ठीक है, तो मैं इधर चला जाता हूँ नेटवर्क्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ना मैं रीलोड करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन सी फाइल कहाँ से आ रही है। अच्छा, यहाँ पे देखें बाकी सारी फाइल जिसको मिल रही हैं, ER डेमो की फाइल इसको मिल गई, index.php जो है हमारी। ठीक है, लेकिन style.css की फाइल नहीं मिल रही उसे। ठीक है, यहाँ पे 404 एरर आ रहा है, style.css की फाइल में 404 एरर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसका लिंक क्या है, लोकल होस्ट ER डेमो स्लैश style.css। ठीक है, लेकिन असल में क्या है, असल में यहाँ पे तो नहीं ना पड़ी हुई कि, यहाँ पे देखें ER डेमो के अंदर यहाँ पे पड़ी है कोई स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ पे तो नहीं पड़ी हुई मेरी स्टाइल डॉट सी एस एस। मेरी स्टाइल डॉट सी एस एस आ कहाँ से रही है, यहाँ थीम्स WP कंटेंट का फोल्डर है, उसके अंदर थीम्स का फोल्डर है, उसके अंदर माई थीम का फोल्डर है, और उसके अंदर फिर स्टाइल डॉट सी एस एस है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक मसला आ गया कि जो वर्डप्रेस है ना वो अपनी तभी कंप्यूट करती है एड्रेसेस वगैरह जब वो उसको कॉल किया जाता है, और यहाँ पे हमारे पास एड्रेस जो है ये स्टाइल डॉट सी एस एस का सही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम यूज कर लेते हैं।
और उस फंक्शन को यूज करके हम इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारे पास, PHP का टैग लगाते हैं हम और इस फंक्शन को कॉल करते हैं, गेट ब्लॉग इन्फो। मैं मुझे भी याद नहीं रहा अभी, गेट ब्लॉग इन्फो है, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी वगैरह ये भी कर सकते हैं हम, गेट स्टाइल शीट वगैरह ये भी कर सकते हैं। ठीक है, हम गेट स्टाइल शीट URI कर देते हैं। अच्छा, अब ये देखें ये फंक्शन क्या करता है। गेट ब्लॉग इन्फो से भी कर सकते हैं, चलें ये। अच्छा, ये फंक्शन क्या कर रहा है, गेट स्टाइल शीट, गेट अंडरस्कोर स्टाइल शीट अंडरस्कोर URI, रिट्रीव्स स्टाइल शीट URI फॉर करंट थीम। ये जो स्टाइल शीट का URI है ना, उसको ये लेके आती है। ठीक है, तो हम ये गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या फर्क है, अच्छा ये खाली डायरेक्टरी देता है मुझे, तो ये मुझे स्टाइल शीट का URI चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा गेट स्टाइल शीट अंडरस्कोर URI, ये मेरा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न कर रहा होगा, ये मुझे स्टाइल डॉट CSS रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, ये कह लें आप हमारा एक ठीक है, अब मैं देखता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ ये क्या हिसाब किताब बना है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आई नहीं स्टाइल डॉट CSS। अच्छा, सही हो गया, ये स्टाइल शीट URI तो गेट कर ली इसने, लेकिन मैंने एको नहीं किया, अभी तो करना पड़ेगा मुझे आउटपुट के लिए। अब देखें अब क्या हुआ है, अब ये स्टाइल डॉट CSS पे मैं आता हूँ। ये अगर आप देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये मैंने खाली ये खोला है इंस्पेक्ट एलिमेंट। ठीक है, उसमें मैं नेटवर्क्स में गया हूँ, या सोर्सेज में चले जाएं, सोर्सेज में भी वो सारी आपको फाइल दिखा देता है कि कौन सी थीम कहाँ पे, कौन सी चीज़ कहाँ से लोड हो रही है। लेकिन नेटवर्क से अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे सारी फाइल्स बता देगा। यहाँ पे ऑल है, या अगर मैं खाली CSS करता हूँ तो ये मुझे CSS की फाइल बताएगा, JS की फाइल करूँगा JS की फाइल बताएगा, इमेज की फाइल करूँगा, अभी कोई इमेज है नहीं तो इस तरह बता रहा है। तो ये देखें जनाब, ये स्टाइल डॉट CSS है। अब इसका सही पाथ नजर आ रहा है, लोकल होस्ट, ये नीचे आपको पाथ नजर आ रहा होगा टूल टिप के नीचे, लोकल होस्ट ER डेमो WP कंटेंट, और उसके बाद आ गया थीम्स और उसके बाद फिर स्टाइल डॉट CSS माई थीम, और थीम्स के बाद माई थीम का फोल्डर जो मैंने अपनी थीम का फोल्डर क्रिएट किया, और उसके बाद स्टाइल डॉट CSS आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी मैं कंटेंट डालूंगा उसकी आप कह लें कि स्टाइल उसको मैं यहाँ से दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने डेटाबेस से कंटेंट फैच नहीं करना और मैंने डायरेक्ट कंटेंट दिखाना है, तो वो मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे फाइल्स बनाऊँ अपनी। ठीक है, जितने भी फाइल्स बनानी मैंने फाइल्स यहाँ पे बना लूँ, और कह लें कि हेडर और फुटर बना लूँ, और उसके बाद स्टाइल डॉट CSS से कंटेंट लाऊँ और उसको कंटेंट को डिस्प्ले करवा दूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यहाँ तक भी अभी हमने कुछ भी नहीं देखा, हमने डेटाबेस से कुछ भी फेच नहीं किया, अभी हमारी सिंपल चीजें ही आ रही। ठीक है, तो क्वेश्चन है तो आप बताएं, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, ये इसको ना अभी कंप्रेस करता हूँ मैं और आपको भेज देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने बस इसको रखना है अपने पास, इसको मैं जिप करता हूँ। ठीक है, और इस जिप फाइल को मैं आपके पास भेज देता हूँ, कहाँ पे, स्लैक के ऊपर। ठीक है, जनरल के थ्रेड में भेज देता हूँ। इसको इतने ही रख लेते हैं, इसको बाद में एडिट कर लेंगे। अच्छा, जनरल के थ्रेड में आपको मैं ये फाइल ये वाली भेज देता हूँ, को ऐसे ड्रॉप कर लेते हैं।
ठीक है। अब ये क्या है, ये आपके कह लेंगे ये थीम है। आप अब आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी थीम है, ये मैंने डिलीट कर दिया, ये डिलीट नहीं हो गया अभी क्योंकि ये इसको एक्सेस कर रहा है। और ये फाइल्स मैंने यहाँ पे खोली हुई, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब ये डिलीट हो गई मेरी थीम। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसको दोबारा चला लेते हैं। दो तीन तरीके हैं मेरे पास इसको करने के। एक तो तरीका डायरेक्ट ये कि मैं ना यहाँ से इसको माई थीम डॉट जिप है, इसको यहीं पे ही एक्सट्रैक्ट कर लूँ। ठीक है, तो यहीं पे अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरी जो थीम है वो दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएं, आप अपनी वेबसाइट खोलें, यहाँ से खोलें। ठीक है, यहाँ पे माई थीम आ रही है इनकी। हाँ, अब नहीं आ रही माई थीम, अब अपडेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप थीम डिलीट हो गई। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करें, तो वो यहाँ से कहेगा अपलोड थीम। ठीक है, अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करें, चूज फाइल करें। ठीक है, तो आपने कौन सी फाइल दे दी, जो मैंने अभी आपको फाइल सेंड की है वही वाली फाइल आप दे देंगे। यहाँ पे जिप की फाइल, जिप फाइल डॉक्स में पड़ी हुई है आर डेमो, और यहाँ पे डब्ल्यू कंटेंट थीम्स और ये माई थीम डॉट जिप ये पड़ी हुई है। ठीक है, ये मैंने अपलोड कर दिया माई थीम डॉट जिप। ठीक है, अब इसको मैं इंस्टॉल करूंगा, वो खुद ही से इसको इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, अच्छा थीम हेडर सही नहीं था इसलिए वो फेल कर दिया उसने। थीम हेडर हमारा क्यों नहीं सही, हाँ सही है। इसको मैं वैसे अभी यहाँ से अनजिप कर लेता हूँ और थीम हेडर सही करके आपको देता हूँ। तो ये थीम हेडर क्यों नहीं सही, टेम्पलेट नेम तो नहीं, थीम नेम होता है, तो हम कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई कैरेक्टर की अगर मिस्टेक रहती है तो वो भी सही हो जाए। अभी हम कॉपी कर लेते हैं। अब मैं इसको देखता हूँ, चलें इसको देख लीजिएगा। तो अब हमारा अगला काम क्या होगा, अभी जो काम हुआ वो क्या हुआ है कि इसको मैं एक्टिवेट करके आपको दिखा दूं। तो अभी हमारे पास क्या काम हुआ है, अभी हमारे पास स्टैटिक कंटेंट आ रहा है, अभी हमारे पास डायनामिक कंटेंट नहीं आ रहा। अभी हमने डेटाबेस से कुछ फेच नहीं किया, अभी हमारे पास वही कंटेंट आ रहा है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो आप देखें, अब इंडेक्स डॉट सी एस एस की भी, इंडेक्स डॉट पी एच पी की फाइल भी बन गई, स्टाइल डॉट सी एस एस भी चल रही है। तो आप स्टैटिक साइट बना सकते हैं पूरी, जिस तरह से आपने बूटस्ट्रैप की कोई साइट बनाई होगी, बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट उठाएं, उसकी फाइल्स यहाँ पे रखें माई थीम के अंदर। ठीक है, और सारों को लिंक करना है, आपने लिंक करने का तरीका भी मैंने बता दिया। तो आपकी एक स्टैटिक फाइल बन जाएगी। लेकिन हमने क्या बनानी, हमने तो डायनेमिक फाइल बना, डायनेमिक वेबसाइट, हमारे वर्डप्रेस का तो काम ही नहीं है तब तक हम उसको क्या लेंगे, डेटाबेस से हम डायनेमिक कंटेंट फेच ना करें। ठीक है, तो डायनेमिक कंटेंट हम किस तरह से फेच करेंगे वो देखेंगे। अभी तो जो आपको मैंने असाइनमेंट दी थी ना बूटस्ट्रैप की, आप उसको पूरी की पूरी वर्डप्रेस की साइट में इस तरह से स्टैटिक साइट में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। हेडर की चीजें हेडर में रखें, फुटर की चीजें फुटर में रखें, जो कंटेंट है आप सारा यहाँ पे रखें, और स्टाइल डॉट सी एस एस में सारा स्टाइल कॉपी करके पेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारी अब सारी चीजें चल रही हैं।
तो आपकी बिल्कुल वही की वही साइट आएगी। लेकिन उसमें फर्क क्या होगा कि आप अपनी साइट को बैकएंड से, मतलब यहाँ से पेजेस या पोस्ट आप यहाँ से उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ से तो पोस्ट वो फैच ही नहीं कर रहा, तो जो कंटेंट है आपने स्टैटिक दिया हुआ होगा। तो हमने क्या करना है, हम डायनामिक कंटेंट किस तरह से लेके आते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी के क्वेश्चन है? आप अपनी एक दफा चला लें फाइल, और मुझे हम 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। ये फाइल चला लें, अगर ये थीम चला लें, अगर थीम नहीं चलाती चलती तो मुझे बताएं। और कोई किसी के कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो मुझे बता दे। जी कहाँ पे थे हम? किसी का कोई सवाल नहीं है? चलें। हाँ, अब हमने देखना है वर्डप्रेस की असल पावर, कि हमने डेटाबेस से जो हमने कंटेंट सेव किया हुआ है उस कंटेंट को फेच करना है, ठीक है। तो आपको याद होगा एसक्यूएल की क्यूरीज वगैरह, ठीक है। तो हम वो एसक्यूएल की क्यूरीज नहीं यूज करेंगे, हम उससे थोड़ी सी आसान चीज यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छा अच्छा, इसके लिए ना आप यहाँ पे देखते हैं हम ये वर्डप्रेस का लूप क्या होता है, ठीक है। द लूप, इसको इससे नहीं खोलते हम, इसको हम, अच्छा ये दो वेबसाइट है, पहले कोडेक्स डॉट वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी होती थी, ठीक है। अब डेवलपर डॉट वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी होती है, ठीक है। कोडेक्स आप कह लें कि मैनुअल टाइप चीज़ है, ठीक है। और जो डेवलपर है ये काम वही करते हैं दोनों, अ, लेकिन है ये कह लें एक सिमिलर चीज़ें हैं। अच्छा तो यहाँ से देखते हैं द लूप। अब ये द लूप क्या है? वर्डप्रेस का द लूप, the loop is the default mechanism WordPress uses for outputting post through through a theme's template files. How many posts are retrieved is determined by the number of posts to show per page defined in the reading settings within the loop. WordPress retrieves each post to be displayed on the current page and formats it according to your थीम इंस्ट्रक्शन। बल्कि ये मैं आपको भेज भी देता हूँ, इसको आप पढ़ भी लीजिएगा। मैं अभी ना आपको इसकी समरी सी बता के इसको यूज कर लेते हैं हम। फाइल तो चली गई थी ना आपको? हाँ, अच्छा तो ये क्या कह रहा है कि द लूप हम किस लिए यूज करते हैं? वर्डप्रेस की थीम की जो फाइल्स होती है ना, उनमें जो मैंने कोड लेके आना है, कंटेंट लेके आना है पोस्ट का थ्रू डेटाबेस, तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारी, ये काम कौन करता है? ये वर्डप्रेस का लूप करता है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ पोस्ट और कौन सी पोस्ट डिस्प्ले होनी है ये डिपेंड करती है कि आपकी सेटिंग क्या है और आप किस पेज को फेच कर रहे हैं, ठीक है। द लूप एक्सट्रैक्ट्स द डेटा फॉर ईच पोस्ट फ्रॉम द वर्डप्रेस डेटाबेस एंड इंसर्ट द अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन इन प्लेस ऑफ ईच टेम्पलेट टैग, ठीक है। टेम्पलेट टैग क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो लूप क्या करता है, जो पोस्ट का डाटा होता है उसको एक्सट्रैक्ट करता है और हर जगह पे जहां जहां डाटा चाहिए होता है उसको वहां पे प्लेस कर देता है। एनी HTML और PHP कोड इन द लूप विल बी प्रोसेस्ड फॉर ईच पोस्ट, ठीक है। तो और लूप में जितनी भी पोस्ट होंगी उसके अंदर जो भी HTML वगैरह लिखा होगा तो वो आपको वहां पे पोस्ट कर देता है, ठीक है। अब हम ये लूप देख लेते हैं, ठीक है। ये लूप बिल्कुल सिंपल सा लूप है। द बेसिक लूप इज, ये बिल्कुल सिंपल वाला लूप है, वो ये है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके ना पेस्ट कर लेता हूँ अपने पास यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने कंटेंट दिखाना है। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, इफ हैव पोस्ट, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। वाइल हैव पोस्ट, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वाइल हैव पोस्ट, और ये द पोस्ट। तो ये कॉलन किस लिए यूज हुआ है? ये आप कह लें कि ब्रैकेट्स को खत्म करके हमने कॉलन यूज कर लिया, ठीक है। और ये एंड वाइल, वाइल के लिए, और ये एंड इफ के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह ये कर दूं, हैव पोस्ट्स और वाइल हैव पोस्ट,
तो ये भी उसके इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर पोस्ट है मेरे पास दिखाने के लिए, ठीक है, ये पोस्ट फेच करेगा। हैव पोस्ट क्या करता है, इसको ना हम सारों को देख लेते हैं। हैव पोस्ट क्या करता है, वो चेक करता है कि अगर डेटाबेस के पास, यहीं पे मैं चेक कर लेता हूँ, ये अभी हमारे काम करनी है, हैव अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है। हैव पोस्ट, अच्छा, determines whether current WordPress query has post to loop over, ठीक है। अगर कोई पोस्ट है हमारे पास जो हमने डिस्प्ले करवानी है, या कोई क्यूरी हो सकती है पोस्ट, तो क्या करे, जब तक पोस्ट है हमारे पास, वाइल हैव पोस्ट, जब तक इसकी वैल्यू 1 है। अच्छा, इसकी वैल्यू 1, हैव पोस्ट 1 कब होगा, जब मेरे पास कोई पोस्ट दिखाने के लिए होगी। वाइल हैव पोस्ट की वैल्यू, हैव पोस्ट क्या रिटर्न करेगा, यूजुअली बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, 1 या 0। अगर कोई पोस्ट दिखाने के लिए तो 1 रिटर्न करेगा, अगर कोई नहीं है पोस्ट दिखाने के लिए तो 0 रिटर्न करेगा। तो अगर तो है कोई पोस्ट दिखाने के लिए, तो द पोस्ट, ये पोस्ट को फेच कर लेगा, ठीक है। ये पोस्ट को फेच करता है, डिस्प्ले नहीं करता। अच्छा, ये डिस्प्ले पोस्ट कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये हम कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो मेरी पोस्ट तो फेच हो जाएंगी, लेकिन पोस्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रही, ठीक है। अब पोस्ट को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास और चीजें होती हैं, जिस तरह से यहाँ पे किया है इसने कुछ, हाँ, द पोस्ट, द कंटेंट, द टाइटल, और इस तरह की काफी सारी चीजें होती हैं। हम क्या, द टाइटल डिस्प्ले करते हैं पहले, ठीक है। द अंडरस्कोर टाइटल, ये डिस्प्ले कर दिया हमने, ठीक है। और हमने क्या डिस्प्ले किया, द अंडरस्कोर कंटेंट, ये डिस्प्ले कर देते हैं हम। और हम फीचर्ड इमेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं, कैटेगरी डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब ये वर्डप्रेस का लूप क्या काम कर रहा है, ये पोस्ट को फेच कर रहा है, ठीक है, हमारा वर्डप्रेस का लूप है। ये हमारे टाइटल को फेच कर रहा है पोस्ट के, ये कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 काम कर रहे हैं हम अपने इस पोस्ट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा लूप है। हमने क्या चेक किया, इफ हैव पोस्ट, अगर पोस्ट है मेरे पास तो वाइल लूप अंदर है। वाइल हैव पोस्ट, जब तक हमारे पास पोस्ट है तब तक क्या करे, द पोस्ट, द पोस्ट क्या करता है, पोस्ट को फेच करता है, लेकिन कुछ डिस्प्ले नहीं करता। अच्छा, अब पोस्ट फेच हो गया तो इसका मतलब है द टाइटल के, द टाइटल क्या करेगा, इस पोस्ट में जो फेच हुई है उसका टाइटल डिस्प्ले करेगा। द कंटेंट क्या करेगा, जो पोस्ट फेच हुई है उसका कंटेंट डिस्प्ले करेगा। और द कैटेगरी क्या करेगी, जो पोस्ट फेच हुई है उसकी कैटेगरी डिस्प्ले करेगा। एक काम हो गया। दूसरा काम क्या होगा, फिर ये सारा कुछ खत्म होगा, फिर दोबारा से ये लूप चलेगा कि अगर कोई और पोस्ट भी दिखाने के लिए तो वो उसको दिखाएगा, उसकी सारी चीजें डिस्प्ले करवाएगा, टाइटल, कंटेंट और कैटेगरी, और फिर दोबारा चेक करेगा। अगर कोई पोस्ट नहीं है इस दफा तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम चला के देखते हैं तो अब यहाँ पे देखें, अब क्या हुआ हमारे पास, द पोस्ट आ गई, कवर इमेज ऑफ सब पोस्ट, ये हमारे पास वो था। और ये अनकैटेगराइज्ड क्या है, ये मेरे पास एक उसका लिंक आ गया, ठीक है।
ये दूसरी पोस्ट का टाइटल, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट इट और डिलीट इट देन स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, ये कंटेंट आ गया उसका, एक्सेप्ट आ गया उसका। ठीक है, और ये मेरे पास पोस्ट का टाइटल आ गया, और ये मेरे पास उसकी कैटेगरी आ गई। ठीक है, मैं एक की ना कैटेगरी चेंज कर देता हूँ। न्यू, और इसकी स्लग भी न्यू रख देते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं, और हम अपनी एक पोस्ट को, जो न्यू वाली पोस्ट है, इसको मैं कैटेगरी असाइन कर देता हूँ न्यू की। ठीक है, इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये दिखें कि ये डेटाबेस से चेंज ले रहा है कि मैंने कैटेगरी चेंज की है पोस्ट की, और वो यहाँ पे मेरे पास आ गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको हटा देते हैं हम, अब इसकी जरूरत नहीं हमें। ठीक है, क्योंकि मैं अब कंटेंट फेच कर रहा हूँ और उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। लेकिन अब आप देखें अब कि मैं इस कंटेंट को स्टाइल तो कर नहीं सकता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या स्टाइल करूंगा, तब टाइटल है, ये टाइटल आ रहा है, इसको मैं क्या स्टाइल करूंगा, कैसे स्टाइल करूंगा। ठीक है, इसको मैं अभी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आपको दो को। ठीक है, और हम इसको स्टाइल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमारा आधे आधा काम हो गया। ठीक है, हमने कंटेंट जो है डेटाबेस से फेच कर लिया। ठीक है, अब दूसरा पूरा काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंटेंट को स्टाइल करना है। अच्छा, अब स्टाइलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीएसएस यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सीएसएस का कोई काम नहीं कर सकता। कर सकता हूँ कोई काम? ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्टाइल करेंगे। ठीक है, उससे पहले कोई क्वेश्चन है आपके, तो उनको ले लेते हैं। चले, और समरी में अगर मैंने कुछ ऐड करना वो भी मैं देख लेता हूँ। अच्छा, टाइटल और फुटर हो गया। um, we will use ये लिंक भी मैं दे देता हूँ ताकि आप खुद से देखना हो तो आप उसको यहाँ से भी देख सकें। ठीक है, ये कोड दिया हुआ मैंने आपको। अब हम क्या करें, ठीक है, बल्कि इसको रहने देते हैं हम। ठीक है, लूप यूज कर लिया है, और डिस्प्ले करने के लिए हम वो यूज करेंगे। अच्छा, स्टाइलिंग पे आ जाते हैं हम। अच्छा, अब मैंने इसको स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए मुझे HTML को मैं स्टाइल कर सकता हूँ, ये जो सिंपल आउटपुट है इसको मैं स्टाइल भी नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे ना मैं इसको ये ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पे ये ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें, अब मैंने ना इन सारी चीज़ों को स्टाइल करना है। एक इसको स्टाइल करना है मैंने, स्टाइल नहीं करना मैंने, ये भी यहाँ ही आ जाए। अब मैंने एक इसको स्टाइल करना है,
एक मैंने इसको स्टाइल करना है, कंटेंट को, और एक मैंने कैटेगरी को, इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो अब ये देखें, ये मैंने क्या किया है कि ये मैंने पीएचपी के कोड ब्लॉक्स बना दिए अलग से। एक ये कोड ब्लॉक है, फिर एक 3 ये हैं अलग अलग, और ये मैंने अलग कर दिया। अब ये अलग क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं जहां पे मैं पीएचपी का काम नहीं कर रहा होता ना, वहां पे मैं क्या करता हूँ, वहां पे मैं एचटीएमएल को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ जनाब डिव, और इसको मैं देता हूँ क्लास, और इसको मैं देता हूँ टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे ये मैं डिव को क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, डिव को यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं किया। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे मैं इसको मैं लगाता हूँ जनाब, ये हमारा डिव क्लास कंटेंट, और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, और इसी तरह से डिव क्लास कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, अच्छा पीएचपी हट गए यहाँ से, डिव को क्लोज कर। ठीक है, अब ये डिव्स लग गए मेरे पास, तो इसका क्या मतलब है कि मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में जा सकता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने क्लासेस लगाई हुई है। ठीक है, कंटेंट को मैं कंटेंट, टाइटल को मैं टाइटल वाला दे दूंगा, बल्कि ऐसा करते हैं हम, टाइटल को ना हम h1 दे देते हैं, इसकी जगह h1, और क्लास उसकी टाइटल है। ठीक है, अच्छा डॉट टाइटल, इसमें हमने क्या करना है, इसमें जो साइज है उसका, साइज तो बड़ा हो जाएगा, h1 लग गया, उसका कलर उसका चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, और कंटेंट है, डॉट कंटेंट, हम बॉर्डर देते हैं पहले। ठीक है, और इसको और कुछ नहीं, लाइन सेंटर कर दें इसको, चले ये करके देख लेते हैं। और हमारा तीसरा था डॉट कैटेगरी, करें इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसकी लिंक होगा, इसको हम बॉर्डर देते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ पे आपको स्टाइल नजर आ रहा होगा, अगर मैंने एक्सेस की भी, ये देखें अब मैंने इसको स्टाइल देना, ये पोस्ट को मैं चाह रहा हूँ बड़ा नजर आए, h1 टैग दे दिया मैंने इसे, इसको मैंने बॉर्डर दे दिया थोड़ा सा, और सेंटर में कर दिया। ठीक है, और इसको भी, बाकी जो दो हमारे पास पोस्ट नजर आ रही है वो हमें इसी तरह नजर आ रही है। अच्छा, एक गलती हो गई है हमारे से कि जो कमेंट थे वो पीएचपी के थे, और वो यहाँ पे नजर आ रही है, मैं हटा देता हूँ इसको।
ठीक है, तो ये देखें, ये अच्छा इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले इनलाइन। अच्छा जी, क्या हो गया? अच्छा, डिस्प्ले इनलाइन में बॉर्डर ही नहीं सही आ रहे। चलिए इसको डिस्प्ले इनलाइन खत्म ही कर देते हैं, मार्जिन सेट कर देते हैं इसका। मार्जिन सेट हो गया। तो आप देखें कि इन पे मैंने प्रॉपर्टीज लगा ली हैं, और मैं फिर इनको आगे भी इसका पी टैग लगा के इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके पी टैग के ऊपर मैं कुछ स्टाइल वगैरह करना है, जो भी करना है। लेकिन अब ये देखें, हमारे जो रूल्स थे वो सारे पूरे हो गए। मैंने कंटेंट फेच किया और उसको मैंने अपनी मर्जी का स्टाइल दे दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को समझ ना आई हो? ठीक है, और ये जो लेटेस्ट फाइल है ये भी मैं आपको इसको हम जिप करते हैं। होगी 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 जाना चाहिए। अच्छा, और मैं इसको सेंड कर देता हूँ आपको चैनल के ऊपर। तो हमने आज ना इंट्रोडक्शन देख लिया है कि थीम बनती कैसे है, थीम की जो मेन इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वो कैसे होती हैं, और थीम डेटाबेस से कंटेंट को किस तरह से फेच कर रही होती है। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम कल का लेक्चर इसी से आगे चलाएंगे और देखेंगे कि जो टेम्पलेट हायरार्की है ये थीम के अंदर और फाइल्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो स्लैक पे पूछ लीजिएगा, या हम कल क्लास के अंदर देख लेंगे। और इस फाइल को जरूर देख लीजिएगा, लेक्चर को भी देख लीजिएगा दोबारा से, ताकि क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है, अगर ये इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आ, आपको सही आगे की जो चीज़ें वो सही समझ आ जाएंगी। अच्छा, डियर सर स्टाइल तो हो गया, लेकिन मोस्टली इतने गंदे स्टाइल नहीं होते। हाँ ये मैंने आपको रूल्स ही बताए हैं, आप इसको, बल्कि मैंने फाइल दिया, आप इसको अच्छे से स्टाइल करें। ठीक है, ये यहाँ पे देखें, इसमें इस थीम में ये जो अभी हमने बनाई है, ठीक है, बिल्कुल हमने ये देखा कि प्रॉपर्टी लगा के चेक किए कि चल रही है या नहीं चल रही। और अगर मैं ये वाली थीम को उठा लेते हैं 2021, ठीक है, तो इसमें आप देखें थोड़ा थोड़ा सी फर्क है स्टाइल का। ठीक है, बाकी जो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, जिस तरह ये इनका भी आप देख लें कि साइट का टाइटल कैसे फेच करना है मैंने थ्रू PHP, वर्डप्रेस का साइट का वर्डप्रेस का टैग कैसे फेच करना है। ठीक है, तो बाकी आपकी अपनी स्टाइल की सेंस है, जिस तरह मर्जी आप स्टाइल करें। तो बल्कि आप इसको स्टाइल कर सकते हैं अपने उसमें टाइम में, और ये भी देख लें कि ये टाइटल और ये आपने कैसे फेच करना है। ठीक है, और ये टाइटल और ये जो है ना, ये आपने हेडर के अंदर फेच करना है। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ तो सारी उसमें चलेगी। तो कल हम देखते हैं आगे, यहीं से आगे चलेंगे, फिर देखेंगे कि वर्डप्रेस में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, और कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर हम। तब तक ये वाला लेक्चर ज़रूर देख लें, क्योंकि एक दफ़ा में अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं आप इस चीज़ को, पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए, तो इसको लेक्चर के बाद क्लास के बाद ज़रूर देखिएगा।
अच्छा जी, कल मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।